हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और आज हम बात करने वाले हैं BE-VAE 181 एनवायरमेंटल स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पर्यावरण अध्ययन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें हम बहुत सारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो BE-VAE 181 एनवायरमेंटल स्टडी इग्नू यूनिवर्सिटी के BAG, BCom जी, BSc जी जैसे कोर्सेज में एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि एनवायरमेंटल स्टडी बेस्ड है। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? सबसे पहला है भूमि पर जल, दूसरा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन जो है वो सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि, चौथा ऑप्शन जो है वो लैंगिक समता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा MCQ बेस्ड होता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का ही ये पेपर होता है। इसको करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे MCQ बेस्ड होंगे और आपको उनके ऑप्शन को टिक करके OMR शीट पे आपको उनको मेंशन करके ही अपना एग्ज़ाम देना है, इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत इजी होता है इस एग्ज़ाम को देना अगर आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2022 के भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और करीब करीब दिसंबर 2024 के भी क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा और हम इसके आंसर की भी बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लैंगिक समता। लैंगिक समता जो है वो 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं आता है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? सबसे पहले है शहर, दूसरा जो ऑप्शन है वो झील, तीसरा ऑप्शन जो है वो बागान और चौथा जो ऑप्शन है वो है बांध। तो अगर मानव संशोधित पर्यावरण की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा झील, क्योंकि झील जो है वो मानव के द्वारा निर्माण किया जा सकता है, मानव इसे बना सकता है। तो निम्नलिखित में से मानव संशोधित पर्यावरण जो है वो है झील। तीसरा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है? सबसे पहला ऑप्शन है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन है हरमन डॉली, तीसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड। तो सतत विकास शब्द को एक विरोधाभास बताने वाला जो शख्स था वो था हरमन डॉली। हरमन डॉली ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। आइए इनके बाकी के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? ऑप्शन नंबर 1 है मृतपोषी, ऑप्शन 2 है जल, ऑप्शन 3 है प्रोटीन एंड ऑप्शन 4 है तापमान। तो जैविक घटक में सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा मृतपोषी, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है मृतपोषी। मृतपोषी जो है वो जैविक घटक के अंदर आता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला ऑप्शन है सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अभी आप पारिस्थितिक तंत्र के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें
इससे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 3, एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, लेकिन कोई भी अपघटक स्वयं समाहित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर है क्योंकि वे बाहरी अनुमानों से अच्छी तरह से अछूते होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांस भक्षीय है, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज जो सबसे ज्यादा मांस खाते हैं, मांस खाने वाली ऐसी कौन सी चीजें इसमें। तो सबसे पहला है मानव प्रजाति, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है गिद्ध और चौथा है हिरण। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो मांस भक्षी हैं वो मानव प्रजाति है, क्योंकि मानवों की संख्या अभी जो भी हमारे पशु हैं उनसे अधिक है और दिन प्रतिदिन पे मानव जो है उच्च मांस भक्षी बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मानव प्रजाति है। अगला जो क्वेश्चन है, जैवमंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है। तो जैवमंडल में ऐसी कौन सी चीज है जो वहां पे बहुत ज्यादा ही सल्फर है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है इसका वो है वायुमंडल, दूसरा है महासागर, तीसरा है सूक्ष्मजीवी और चौथा है अवसाद। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है अवसाद। जैवमंडल में जो प्रमुख सल्फर का भंडार है वो अवसाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमलॉक और मेपल। हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं, ऐसे कौन से वन में हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है शंकुधारी वन में, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन में और चौथा है शीतोष्ण वर्षा वन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन में। शीतोष्ण पर्णपाती वन में सबसे ज्यादा हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन से जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक परभक्षी होते हैं। कैलोटिस और यूरोमेस्टिक परभक्षी होते हैं थार मरुस्थल में, ऐसे कौन से जानवर हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय सांप, दूसरा है मरुस्थलीय पतंगे, तीसरा है मरुस्थलीय टिड्डी और चौथा है मरुस्थलीय जलबीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मरुस्थलीय टिड्डी। थार मरुस्थल में जो सबसे ज्यादा कैलोस्टिक और यूरोमेस्टिक परभक्षी होते हैं वो होते हैं टिड्डे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं। वे जीव जो जड़ वाले पौधों और तनों से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है परिपादक, ऑप्शन नंबर 2 है पटलक, ऑप्शन नंबर 3 है पलवक और ऑप्शन नंबर 4 है तृणक। तो वो जीव जो जड़ वाले पौधों और तनों से जुड़े रहते हैं उनको परिपादक ही कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिपादक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे फिर से एक बार पारिस्थितिक तंत्र का क्वेश्चन आया है। सो पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन है झील, दूसरा है तालाब, तीसरा है दलदल और चौथा है नदी। तो सरित मृदुजल यानी कि जो चल रहे हैं ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण होता है वो होता है नदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है नदी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है वन्य जीव, ऑप्शन नंबर 2 है खनिज जमाव, ऑप्शन नंबर 3 है जलीय जीव और ऑप्शन नंबर 4 है वन। तो अनवीकरणीय संसाधन जो हैं वो हमारे खनिज जमाव हैं। खनिज जमाव अनवीकरणीय है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। सो ये अनवीकरणीय संसाधनों में आता है खनिज जमाव।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम पाई जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है लाल मिट्टी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हिमालयी क्षेत्र की मिट्टी, और चौथा जो ऑप्शन है शुष्क संरचना और दोमर बनावट वाली मिट्टी। तो कार्बन पदार्थ और उर्वरता जो होती है वो लाल मिट्टी में बहुत कम पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल मिट्टी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री जल की औसत लवणता, मतलब जो भी वो जो खारा पानी होता है उसकी क्या परसेंटेज होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता जो होती है वो अराउंड 3.5% होती है। जितने भी समुद्री जल की औसत लवणता है वो 3.5% पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? अगर मिट्टी अम्लीय हो, क्षारीय हो, मृदा लवणता हो या फिर मृदा अपरदन हो, तो बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? तो बीहड़ भूमि बनने का कारण जो होता है वो मृदा अपरदन होती है। जब बाढ़ या ऐसी चीजें आती है तो वो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परतों को लेकर चले जाती हैं, उसको ही जो है मृदा अपरदन भी कहा जाता है। तो ऐसी जो मृदा अपरदन की वजह से जो भूमि की जो होती है मिट्टी वो बीहड़ हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% यानी कि 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों को आच्छादित करता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां जो होती हैं वो आच्छादित करता है, मतलब पाई जाती हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन है पहला उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 3 है शीतोष्ण सदाबहार वन, और ऑप्शन नंबर 4 है शीतोष्ण पर्णपातीय वन। तो जो विश्व के जो 50% से अधिक पौधों की जो प्रजातियां जो पाई जाती हैं आच्छादित करता है वो हमारा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में आपको विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मृदा निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो जल संरक्षण है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन है, और ऑप्शन नंबर 4 है जलवायु की मध्यता। तो वन में महत्वपूर्ण भूमिका जो नहीं निभाता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? फिर से पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पारिस्थितिकीय तंत्र वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़कर जाएं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। नाउ क्वेश्चन इज, भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? सो इट्स अराउंड 33% होना अनिवार्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवांशिक बीमा प्रदान करती है? ऑप्शन पहला है कायिक कोशिक क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 है स्थानांतरण, और ऑप्शन नंबर 4 है बीज बैंक। तो बहिस्थल संरक्षण में जो विधि आनुवांशिक बीमा जो प्रदान करती है वो है बीज बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आक्रामक प्रजाति को त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेचर, प्रकृति, बीमारी, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे एक आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं, इसका ऑप्शन है सबसे पहला है मीठी मटर, दूसरा है मेस्काइट, तीसरा है कांग्रेस घास, और चौथा है जलीय जलकुंभी।
तो जो कांग्रेस घास होती है वो एक त्वचा एलर्जी का आक्रामक प्रजाति पाई जाती है, उससे आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है सो मैं इसका पार्ट बी भी आपके लिए ला सकता हूं बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो द क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन इज सुंदरबन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है निकोबार द्वीप समूह और चौथा है कच्छ का रण। सो भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है। तो ऐसे आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है बिफोर योर एग्जाम, और आई होप कि आपका एनवायरमेंटल स्टडी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आने वाले एग्जामिनेशन में आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इग्नू आइडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।